Hello, good morning, students. Welcome to again यूट्यूब चैनल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। तो जैसा कि बेटे हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके थे जो हमारे पास क्वांटम नंबर को, और आज हमारा जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसमें हम सीखेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एन एटम्स, कि हम ऑर्बिटल को कैसे फिलअप करते हैं, कि उसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये तो हमें पता है कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर कितने 3 डब्बे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और डी के अंदर 5 बॉक्स होते हैं और 5 बॉक्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, और एफ के अंदर 7 बॉक्स होते हैं। ठीक है, 7 बॉक्स होते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं। तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं वो सारी बातें आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्क, जिसमें हम इम्पोर्टेंट बातें आपके पास आएंगी। तो सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स, क्योंकि जैसे आप नॉर्मली इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, बट एक्साइटेड स्टेट उसके लिए अनस्टेबल होती है, तो देन विल बी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट इनटू ग्राउंड स्टेट। तो जैसे ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना या ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास टेंडेंसी होती रहती है जब उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उसी के अंदर हम सबसे पहला है कि 3 प्रिंसिपल से हम फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स को 3 तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब 3 तरीके से बताते हैं। एक है आवो प्रिंसिपल, एक है पाउली's कोलिजन, और थर्ड वन इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आवो प्रिंसिपल मतलब क्या है, बिल्डिंग अप है। बिल्डिंग अप का मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करें, उसके लिए एक बिल्डअप करना। जैसे आप मकान बनाते हो तो मकान के लिए बनाने के लिए पहले हम नींव तैयार करते हैं, उस नींव से मतलब उसको बिल्डअप करते हैं, उसके ऊपर जो हम उसके ऊपर और भी कमरे बना सकते हैं, बट नीचे हम एक जो ग्राउंड लेवल पे जो तैयार करते हैं, सेटअप तैयार करते हैं, उसी से हम अपर लेवल पे जाते हैं। तो उस ग्राउंड लेवल का सेटअप क्या है, उस सारी चीजों के बारे में जानकारी कौन देता है, आवो प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आएगा उनका क्या है, एक ग्राउंड सेटअप है। और कैसा सेटअप है उसमें हम सीखते हैं। ये बताता है कि जो आपके पास आवो प्रिंसिपल है, अगर हम बात करते हैं इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर है, द इलेक्ट्रॉन आर एडेड, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे प्रोग्रेसिवली, लगातार, इन वेरियस ऑर्बिटल के अंदर, अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर। जैसे एक 1s ऑर्बिटल है, एक 2s है, एक 2p है, एक 3s है, 3p है, इन डिफरेंट वेरियस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है प्रोग्रेसिवली। दूसरा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और हमें ये भी याद करना है, उसको ऐड तो करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर से करना है। भाई इस 1s से एनर्जी ज्यादा किसकी है, 2s की है। ठीक है, 2s से ज्यादा किसकी है, 2p की। 2p से ज्यादा है 3s की, ये 3s है, 35 नंबर नहीं है, 3s है। 3s से ज्यादा किसकी है, 3p की है। ये भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ऑर्डर को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, इसका मतलब हमने ये क्या सीखा इसके अंदर, कि भी ये सीखा कि भाई कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर है, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपको, तो प्रोग्रेसिवली तरीके से ऐड करोगे आप। और प्रोग्रेसिव तरीके से ऐड कर रहे हो, किस में ऐड कर रहे हो, अलग अलग वेरियस ऑर्बिटल के अंदर, और उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। और स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो, लोवेस्ट से कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हाईएस्ट में चले गए, आप पहले लोवेस्ट से स्टार्टिंग करोगे। जैसे लोवेस्ट वाला फिलअप हो गया, फिर हम उससे नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, जैसे नेक्स्ट वाला फिलअप होगा फिर उससे नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। तो ऐसे हमें ग्राउंड स्टेट से हाईएस्ट स्टेट तक पहुंचना है। ठीक है, अब कैसे पहुंचते हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। जैसे आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे एक आपके पास ये ऑर्बिटल है, जहाँ पे ध्यान रखेंगे इस केस में n जो प्रिंसिपल एनर्जी है, मैंने बताया था जो आगे का नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रिंसिपल एनर्जी सेल को बताता है। जैसे आगे वाला नंबर है ना, ये वाला, ये तो देखो ये 1 तो क्या है, प्रिंसिपल एनर्जी सेल है, और s क्या है आपका, ऑर्बिटल है। s क्या है आपका, ऑर्बिटल है पर्टिकुलर। ठीक है, तो इस फर्स्ट लाइन के लिए n1 है, सेकंड के लिए n कितना होगा 2, थर्ड के लिए n कितना होगा 3, इसके लिए कौन है 4, इसके लिए n कौन है 5, इसके लिए n कौन है 6, इसके लिए n कौन है 7। शायद ये नहीं दिख रही होगा आपको, नीचे वाली लाइन करते हैं अभी सेटअप इसको। तो ये मैंने जो आगे जो लाइन मतलब जो भी नंबर लिखे हैं n इजिकल टू 1 2 3 4, ये मैंने कहां से लिखे हैं, मैंने यहीं से देखे, क्योंकि सबके आगे 2 था तो मैंने n की वैल्यू 2 लिख दी,
सबके आगे 3 है तो 3 लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, 5 है तो 5 लिख दिया, 6 है तो 6 लिख दिया और 7 है तो 7 लिख दिया। यहाँ पे हमने जितने भी ऑर्बिटल्स लिखे हैं ये सारे के सारे आप मतलब पूरे जो आपके 118 एलिमेंट है टोटल 118 उनके अंदर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं तो इन सारी वेरियस ऑर्बिटल से ही करते हैं। ओके, तो ये पर नीचे थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपको ये नीचे 7s और 7p अच्छे से दिखाई दे जाए। हाँ, अब शायद आपको क्लियर आउट हो रहा होगा ये। तो देखो ये मैं यहाँ पे मैंने जो बातें बताई हैं कि कैसे n1 है 2, ये आई थिंक ये बातें आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी। अब देखो हम एक बार इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे देखो, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है आपको। जो इस लाइन पे आए उसको लाइन पे आने दो। ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। और इसके अंदर हम चलते ऐसे ही हैं, जैसे इसके बाद फिर ये चलेगा, फिर ऐसे ही सांप की तरह चलेगा। ये सांप है, कोई स्नैक है, पहले ऐसे आ रहा है, ठीक है, फिर ये आएगा, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर। कैसे देखो, सबसे लोएस्ट जो एनर्जी का ऑर्बिटल है वो 1s है। जैसे 1s आपके पास, ठीक है, फिर 1s के बाद किसका नंबर आता है 2s का। तो मतलब ये जो मैंने लाइन ऐसे खींच रखी तो आपको भी इसमें ऐसे ही चलना है, ठीक है। 1s के बाद किसका नंबर 2s का। अब देखो ये क्या क्या है, देखो 1s है, 2s में 2s और 2p होता है, 3 वाले में कौन है 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 5 है, 5 में कौन होता है 5s 5p 5d 5 है, 6 में 6s 6p 6d, 7 में 7s और 7p होता है। मतलब 7 में ऐसे 7d, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं। 7s और 7p, ठीक है। तो आपको ऐसे चलना 1s, देखो यहीं पे देखो ये दिख रहा है आपको इधर वाला ऊपर का। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे 1s है ना, तो सबसे स्टार्टिंग में 1s है, 1s के बाद देखो किसका नंबर है 2s का। भाई 1s के बाद किसका नंबर है 2s का, फिर किसका आएगा देखो इस लाइन में 2p, देखो यहाँ पे 2p है, फिर कौन है 3s, फिर 3s है, फिर कौन है 3p है, फिर कौन है 4s है, देखो ये रहा 4s, फिर कौन है 3d, 3d बाद किसका नंबर है 4p का, फिर किसका है 5s का, फिर किसका है 5s के बाद किसका है 4d का, देखो ये 4d आ गया, फिर कौन है 5p है 5p आ गया, फिर कौन है 6s आ गया, फिर कौन है 4f आ गया, फिर कौन है 5d आ गया, फिर कौन है 6p आ गया, फिर कौन आ गया 7s आ गया, फिर उसके बाद कौन आएगा देखो आगे मैंने डॉट कर रखा है, 7s के बाद कौन आएगा 5f के बाद 6d के बाद 7p। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसने आवर प्रिंसिपल ने एक बिल्डअप सेटअप कर लिया, ग्राउंड सेटअप कर लिया है, जिसके अंदर हम वेरियस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी से। और स्टार्टिंग कहां से करते हैं लोएस्ट से स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग कहां से करते हैं लोएस्ट से। तो ये था हमारे पास आवर प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भाई ये कहता है कि जो भी ऑर्बिटल है, मान लो एस के अंदर एक बॉक्स है, पी के अंदर कितने हैं आपके पास 3 बॉक्स होते हैं, डी के अंदर 5 बॉक्स होते हैं, तो ये कहता है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। स्पिन अपोजिट का मतलब एक अप एक नीचे डाउन। ऐसे अगर कर दिया आपने, जैसे मान लो एक ऑर्बिटल था मान लो मेरे पास और मैंने ऐसे दोनों अप कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन। या मैंने ऐसे दोनों को बिलो कर दिया तो भी गलत है। इसका मतलब एक अप एक डाउन, एक अप और एक डाउन आपके पास अगर ऐसा है तो दे विल बी फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इजी सा है, एन ऑर्बिटल की कोई भी ऑर्बिटल हो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब एक डब्बे की बात हो रही है कि एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इनके अपोजिट स्पिन होगी, तो उसको बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, तो आई थिंक ये दोनों प्रिंसिपल हमारे क्लियर आउट हो चुके होंगे। अब हम सीखते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल ये कहता है अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो, मोर देन वन ऑर्बिटल, भाई एक से ज्यादा ऑर्बिटल किस में आ सकते हैं, एस में तो आ नहीं सकते, तो किस में आएंगे पी में आ सकते हैं, डी में आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास पी की बात करता हूं, पी के अंदर 3 बॉक्स होते हैं, एक पी एक्स एक पी वाई और एक होता है आपका पी जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड होता है। अब ये कहता है
व्हेन मोर देन वन ऑर्बिटल, एक से ज्यादा ऑर्बिटल आपके पास हैं, एंड इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल, क्योंकि इनकी क्या है, जब ये इस स्टेज के अंदर है तो इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल, हमें इक्वल एनर्जी अवेलेबल है इसकी, ठीक है। या मान लो मेरे पास डी की बात करूं मैं, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गए, इसके 5 ऑर्बिटल हो गए, ओके। ये इसके कितने, 3 ऑर्बिटल पी के, और इनकी क्या है, इक्वल एनर्जी है। अब ये कहता है जब आपके पास मोर देन वन ऑर्बिटल हो, एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, ओके ठीक है भाई, और इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल, इक्वल एनर्जी भी अवेलेबल है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्युपाई, तो कहता है जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करो तो फर्स्ट ऑक्युपाई विद दीज ऑर्बिटल विद पैरेलल स्पिन, मतलब जब पहले आप इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करते हो तो इनको पैरेलल स्पिन से डालना, जैसे 1 2 3, तो ये पैरेलल स्पिन हो गया आपके पास। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, विल देन टेक प्लेस, उसके बाद पेयरिंग करनी है। अगर आपके पास देखो पी के अंदर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, मान लो कितने हैं, 5 है, तो पहले मैं सिंगली सिंगली फिलअप करूंगा, 1 2 3, पहले सिंगल कर लिया मैंने, अब मैं पेयरिंग करूंगा 4 और 5, 4 और 5 आपके पास, ठीक है। तो हंस रूल यही कहता है आपके पास कि भाई आपके पास अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल हैं, इक्वल एनर्जी है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले उनमें सिंगल सिंगल करना, और वो भी पैरेलल स्पिन से। मतलब अगर आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया मान लो, तो ये आप गलत कर रहे हो, पहले पैरेलल स्पिन से, मतलब ये अगर ये नीचे नहीं, ये भी क्या आना था आपको, ऐसे करना था, पहले पैरेलल स्पिन से करने आपको, ठीक है। फिर उसके बाद पेयरिंग करके लेके आना, फिर क्या लेके आनी है आपको, पेयरिंग करनी है आपके पास। जैसे मान लो मेरे पास अगर यहाँ पे पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो कोई बात नहीं, यहां तक हो जाता मेरा काम बस, ठीक है। तो ये कहता है आपका हंट्स रूल। जैसे मान लो डी के अंदर फिलअप करने, मान लो डी के अंदर मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, कितने हैं, 7 है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैंने कर दिए 5, वो भी पैरेलल स्पिन से कर दिए, फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, 6, 6 का मतलब ये किया गया। और जब भी हम एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप करते हैं तो फिर ध्यान रखना एरो ऐसे करने, सिंगल इलेक्ट्रॉन करते हो तो ऐसे एरो करके दिखा सकते हो, ओके। पर डबल करते हो तो हाफ एरो का यूज करेंगे, ऐसे एक की स्पिन ऊपर एक की डाउन, ओके। तो 5 के बाद 6, फिर ये क्या आ जाएगा आपके पास 7, ठीक है। तो ये है आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आई थिंक एक बार हमने तीनों रूल को सीख चुके हैं। फर्स्ट रूल आवर प्रिंसिपल था, जो बिल्डअप है, जो एक ग्राउंड स्टेट पे होता है कि भाई जब भी आप ग्राउंड स्टेट ऑफ कोई भी ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम है, इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप करते हो तो स्टार्टिंग लोवेस्ट से करना, लोवेस्ट से जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाना, इलेक्ट्रॉन को डालते जाना, आगे बढ़ते जाना। और उसके अंदर हमने बताया 1s एक होता है, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6 में कौन है 6x 6p 6d, 7s 7p, बस 7s 7p आपके पास, ठीक है। मतलब 4 वाले जो है ना, 4 और 5 वाले, वो 5 4f और 5f तक जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया ऐसे फिलअप करते हैं और ऐसे तिरछी लाइन से ऐसे काटते हैं उसको, ओके। तो और पाउली एक्सक्लूजन में एक बॉक्स है एक ऑर्बिटल का, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अपोजिट स्पिन से। हंट्स रूल कि भाई एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली फिलअप करो, फिर पेयरिंग कर दो, फिर क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। तो ये था हमारा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसमें एक छोटा सा एक रूल होता है जिसको बोलते हैं बोर-बर्री रूल। जिसमें हम बात करेंगे n+l वैल्यू की, n+l वैल्यू। n कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l कौन है, l कौन है भाई, l आपका वही तो है एजिमेंथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसका नाम है, एंगुलर क्वांटम जिसका नंबर नाम है, ठीक है। तो देखो मैंने अगर लिखा है 4s और लिखा 3d, ठीक है, 4s लिखा और क्या लिख दिया, 3d लिख दिया। अच्छा
तो देखो यहाँ पे अगर मेरे को वैल्यू लिखनी है तो भाई n का मान मैंने बताया था जो आगे वाला डिजिट है वो n का मान होता है 4 प्लस, मान लो इसके अकॉर्डिंग करना है। s का मतलब वो वाला टेबल याद रखो 0 1 2 3, किसके लिए एंगुलर क्वांटम नंबर जो एल की वैल्यू देता है एसपीडीएफ होगा आपके पास। तो 4s के केस में एल का मान कितना होता है 0, 4 जमा 0 कितना होगा 4, 3 जमा डी के केस में एल का मान कितना है 2, 3 जमा 2 कितना होगा 5। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से आपको एनर्जी बतानी भाई 4s और 3d में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी भाई, जिसका n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो इसका मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा है 4s से ज्यादा एनर्जी किसकी है 3d की है। 4s से एनर्जी किसकी ज्यादा है 3d है, क्यों, क्योंकि इसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है, n प्लस एल की वैल्यू क्या है ज्यादा। ठीक है, अगर मान लो ऐसे आ जाए आपके पास 5d और 4f, 5d और 4f, तो यहाँ पे देखो 5 जमा में 2 7, और यहाँ पे आ गया 4 जमा 3, क्योंकि एल एफ के केस में एल का मान कितना है 3। अब कैसे करेंगे, अब इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो n प्लस एल की वैल्यू क्या है सेम है, n प्लस एल की वैल्यू क्या है सेम है, क्योंकि यहाँ पे तो कम ज्यादा थी तो आसानी से बता दिया भाई जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। बट यहाँ पे तो कम दिक्कत आ गई कि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है सेम। अब कैसे बताएं कि भाई किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो उस केस में ध्यान रखना जिसका n का मान बढ़ा, जिसका n का मान बढ़ा, n का मान किसका बढ़ा है इस केस का बढ़ा है ना, तो इसका मतलब 5d की एनर्जी ज्यादा है किससे 4f से, 5d की एनर्जी क्या है ज्यादा है 4f से। यही आपके पास है बोर-बर्री रूल, ये क्या आपके पास है बोर-बर्री रूल। भाई ध्यान देना, अगर n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तब उस केस में आप उसकी प्रिंसिपल मतलब क्वांटम नंबर वाली वैल्यू को देखोगे, जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है भाई, तो ये था बोर-बर्री रूल। तो आई थिंक ये भी क्लियर आउट हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमने जैसे ये सीखा था, जैसे 1s मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, देखो 1s1, ये तो कौन है प्रिंसिपल, ये कौन आपकी सबसेल, ये क्या आपके सबसेल मतलब ऑर्बिटल के बारे में बताती है, और उस सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो प्रिंसिपल, और ये आपके पास कौन है आपकी सबसेल, जैसे या s ऑर्बिटल है, इस s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे मैंने मान लो x लिख दिया, जैसे अगर मैं s को ऐसे लिख दूं 1s2, तो इसका मतलब जो मेरे पास ये तो प्रिंसिपल एनर्जी सेल के बारे में बात कर रही है, ये मेरी सब सेल है s ऑर्बिटल है, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, पहले एटॉमिक नंबर 1, फिर 2 3 4 5 6 7, बस यहीं तक लिख लेते हैं। एक पे कौन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। ऑक्सीजन, फिर कौन आ जाएगा, थोड़ा नजदीक लेते हैं इसको, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, 9 नंबर पे कौन फ्लोरीन, और 10 नंबर पे नियोन, 10 नंबर पे कौन आपका नियोन है। अब देखो एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोवेस्ट एनर्जी यही थी ना आपके पास, 1s थी था ना, जैसे 1s के बाद कौन आता है 2s के बाद कौन आता है 2p। देखो 1s आता है पहले स्टार्टिंग में, फिर कौन आता है 2s, ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, जो मैंने आवा प्रिंसिपल सीखा है ना आज वहीं से। फिर कौन आता है 2p, फिर कौन आता है आपके पास 3s, फिर कौन आता है 3p, फिर कौन आता है 3p।
ठीक है। तो ये देखो पहले, अब s के अंदर ये भी पता है, देखो x के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p के अंदर कितने आते हैं 6, d के अंदर कितने आते हैं 10, f के अंदर कितने आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1 1s1 होगा भाई। हीलियम के अंदर 2 है तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2। अब देखो लिथियम में आते हैं तो 1s स्टार्टिंग लोवेस्ट यहीं से होगी 1s2, और अगले हम कहां जाएंगे 1s के बाद 1s तो पूरा भर गया भाई, अब किस में जाएंगे 2s में, तो आ जाएगा 2s1 2s1 आ गया आपके पास। ठीक है। अब बेरिलियम में चलेंगे, Be का मतलब बेरिलियम 1s2 2s 2s में कितना आ जाएगा 2s2, क्योंकि भाई s के अंदर मैक्सिमम 2 आते हैं तो यहाँ पे 4 है ना पास, देखो इलेक्ट्रॉन 4 कैसे 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 1 3, 2 ही थे, 1 हो गया। अब बोरॉन पे चलते हैं 1s2 2s2 4 तक होगा, पर इसमें कितने हैं 5, तो 2 के बाद किसका आता है 2s के बाद किसका नंबर आता है 2p का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p1 आ गया। इसमें करेंगे 1s2 2s2 2p में कितना आएगा, अब नंबर 6 है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, एक और बढ़ा देंगे 2p2। इसके अंदर क्या आएगा 1s2 2s2 2p3 2p3 आ गया आपके पास। तो इस 7 का कॉन्फ़िगरेशन है जिसको नाइट्रोजन बोलते हैं भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, दिख रहा होगा नाइट्रोजन तक तो आपको, हाँ नाइट्रोजन। तो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p 2p में भाई कितने आएंगे 4, कि भाई 4 2 6 2 8 4 + 2 + 2 4 4 कितने हो गए 8 हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। यहाँ पे आएगा 1s2 2s2 2p 5 2p 5, और नियोन जो आपके पास लास्ट है 1s2 2s2 2p 6 आ गए। मतलब p के अंदर जो मैक्सिमम 6 आने थे, p के अंदर मैक्सिमम कितने आते हैं 6 आते हैं। अब पूरा फिलअप हो गया, यहाँ तक का फिलअप हो गया आपके पास 1s2 2s2 2p 6 आपके पास, तो ये 2p6 तक आ गया पूरा। ठीक है। एक बार देखो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन है स्टार्टिंग वाला 1s1 लोवेस्ट एनर्जी ये है, 1s के बाद नंबर किसका आता है 2s का, 2s के बाद नंबर किसका आता है 2p का, 2p के बाद 3s का, 3p के बाद 3s के बाद 3p का। बट मैं यहाँ पे अब तक एटॉमिक नंबर 10 तक मैं यहीं तक पहुंचा हूँ 2p तक ही। तो फर्स्ट वाला 1s1 हीलियम 1s2, लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, और नियोन क्या है 1s2 2s2 2p6 आपके पास 2p6। ठीक है। तो 10 तक का हमने सीख लिया। अब चलते हैं 11 नंबर पे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 पे कौन है सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम, पोटाशियम और कैल्शियम आपके पास। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे लिख दिया Ne नियोन। अब वो मेरे को नियोन Ne ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को 1s2 2s2 2p6, नहीं तो ऐसे बार बार करूंगा तो लंबा बन जाएगा ये बड़ा। ठीक है। तो मैंने इस फॉर्म को शॉर्ट रूप में ऐसे लिख दिया। ये आप कहाँ यूज करोगे 10 से आगे यूज करना है, कभी आप उसमें यूज कर दो ना, 1 से लेकर 10 तक तो ऐसे ही चलेंगे भाई, लोएस्ट 1s2 2s2 2p मतलब जो भी है। बट जैसे हम नंबरिंग 10 से ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि 10 क्या है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, 10 से ऊपर बढ़ते हैं 11 12, ये कहाँ तक चलेगा आपके पास है
ये चलेगी यहाँ तक, 17 तक चलेगी। 10 वाले जो ये वाला नियोन है वो कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। फिर यहाँ पे आर्गन आगे नोबल गैस, फिर उसके बाद आर्गन चलेगा आगे, ठीक है। तो 10 तक का काम मैंने यहीं पे कर लिया कंप्लीट। ऐसे एनी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया यहाँ पे, एनी नियोन 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 और नियोन, मतलब 10 तक का काम तो मैंने यहाँ तक कर दिया, क्योंकि मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है अब 1s2 2s2 2p6। ओके, अब मैंने सोचा कि भाई मेरा काम यहाँ तक का पूरा हो गया, मेरा काम 10 तक का मतलब मैंने 1s2 2s2 2p6 ये काम पूरा कर लिया। अब मेरे को चलना है 11 पे, तो देखो 2p के बाद किसका नंबर आता है, 3s का। और भाई 10 तो ये हो गई, एटॉमिक नंबर 11 मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3s1, क्या आ जाएगा 3s1। उसके बाद नेक्स्ट में कौन आएगा 3s2, क्यों, क्योंकि भाई s में एक इलेक्ट्रॉन और भी तो आ सकता था, s में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 आते हैं, कितने आते हैं 2, तो 3s2 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 3s2 तो ठीक है भाई, 10 और 2 12, बट हमें पहुंचना कहाँ है 13 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p में 1, 3p में 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3s2 ठीक है, 3p2, यहाँ पे क्या आएगा 3s2 3p3, 3p3 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 3s2 3p4, यहाँ पे क्या आएगा 3s2 3p5, 3p5 आ गया आपके पास, क्योंकि यही तो बन गया ना, 5 और 2 5 और 2 7, 7 और 10 कितना हो गए 17, ठीक है। तो नियोन 3s2 3p5। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्या आएगा भाई ये तो मैंने लिख दिया यहाँ तक का 10 तक का, फिर क्या आएगा 3s2 3p6 3p6 आपके पास। अब यहाँ पे करूंगा मैं, अब ये नोबल गैस आ गया, अब 19 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने सीधा लिख दिया भाई 18 तक का काम ये हो गया मेरा, AR लिख दिया आर्गन, 18 तक का मैंने काम कर दिया, मतलब मैंने काम कर दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मतलब यहां तक का काम मैंने पूरा कर दिया ये लिख के। अब इसके बाद नंबर किसके बाद है 3s के बाद 3p होगा, 3p के बाद अब कौन आता है 4s, तो आ जाएगा 4s में 1, 4s में 1, 4s में कितना आ गया 1। कैल्शियम के लिए क्या करूंगा Ar4s2 Ar4s2 Ar4s2, मतलब 18 तक का काम पूरा हो गया, 18 और 2 20, 18 और 2 20, 18 और 2 20। तो बेटा ध्यान रखेंगे 10 तक के हम यहाँ तक पहुंचे हैं 1s2 2s2 2p, उसके बाद आगे नेक्स्ट के लिए 3s 3p, जैसे 3p पूरा हो जाता है p में मैक्सिमम 6 हो जाते हैं, फिर हमारे पास आता है 4s, और ये 4s भी पूरा हो गया आपके पास, ये ना देखो 4s में पहले 1, फिर 4s में कितना आ गया 2। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो हमने अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, ठीक है। तो एक 1 से लेकर 20 तक का हमने सीख लिया है, तो इसको आप 1 से 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन आसानी से करना, इसको रिवाइज करना 2-3 बार। 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 जब मान लो नेक्स्ट आएगी आपके पास नेक्स्ट यूनिट, तो उसमें हम आपको एक चलो इसी में मैं कर ही देता हूँ उसको, 21 से 30 का और कर देते, जैसे ये हो गया ना 21 से 30 का और देखो, फिर बार बार मेरे पास बच ही जाएगा, फिर कंप्लीट ही कर देता हूँ। 21 से 21 22 23 24 25 26 27, यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ 27 28 29 30, ठीक है भाई। इस जो मेरे पास 24 और 29 को मैंने थोड़ा बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ बस, क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है और ये पूछता है कई बार। 21 पे कौन है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, निकिल कॉपर और जिंक। अब देखो इन सब के अंदर आपको एक बात ध्यान देनी है भाई, 18 तक का काम करना है, 18 तक का काम, क्योंकि 18 तक का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया, ये AR
सबके आगे लगा देंगे ए आर, सबके आगे आएगा। 21 से 30 में सबके आगे आएगा, 21 से 30 में सबके आगे आएगा ये आ गया। अब एक बात और बता देता हूं आपको, 21 से 30 में 24 और 29 ऐसे हैं जिनमें 4s में 1 है। एक ये दिमाग में डाल लो आप बात, 21 से 30 तक के एटॉमिक नंबर में 24 जिसको बोलते हैं क्रोमियम और 29 पे कौन है, कॉपर, इनके अंदर 4s में 1 है। 4s में क्या है, 1 है, क्योंकि एक्सेप्शनल है इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अलावा जो भी बच गए सबके अंदर 4s में 2, 4s में कितना है, 2 है, सबके अंदर 4s में 2, 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 ठीक है, सबके अंदर 4s में 2 आएगा। और इसके आगे को यहाँ पे 3D 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 और 3D और 3D और 3D भाई। अब एक बात ध्यान दो यहाँ पे भाई, मैंने वो बोर बर्री रूल इसलिए तो सिखाया था आपके पास। अब क्यों 4s से 3D आगे लिख दिया, क्यों 4s से आगे 3D लिख दिया, क्यों लिख दिया भाई? अरे वही तो सिखाया था आपको कि n प्लस एल का सम किया था, तो सम किसका ज्यादा था, इसी का ज्यादा था ना, तो एनर्जी इसकी ज्यादा है, तो इसलिए इससे पहले लिखेंगे इसको। अगर जब भी 3D का आ जाता है तो 4s से पहले लिखा जाएगा 3D, 4s से पहले लिखा जाएगा 3D, ठीक है। बस अब आपको काम करना है भाई, 21 नंबर है, 18 और 2 20, 20 में कितना जोड़ेंगे 21 बन जाए, 3D में कितना आएगा, 1 आएगा भाई। 22 नंबर है, 18 और 2 20, 20 में कितने जोड़ेंगे 22 बन जाए, 2 आएगा। यहाँ पे देखो 23 के लिए 18 और 2 20, 20 में कितना जोड़ेंगे 23 बन जाए, 3D 3। 24 के लिए देखो, बस क्योंकि मैंने बताया था ये जो है गलती ना कर दें, क्योंकि 24 और 29 एक ऐसे जिनमें 1 है और जितने बच गए सब में 2 आएगा 4s में। तो देखो 24 में 18 और 1 19, 18 और 1 19, 19 में कितना जोड़े 24 हो जाए भाई 5 आएगा। तो ये तो आप याद कर लो, क्रोमियम के केस के अंदर ये एक्सेप्शनल है, क्रोमियम के केस में क्या है, एक्सेप्शनल है। क्रोमियम के केस में क्या है, एक्सेप्शनल है। ओके 25 में भाई मैग्नीज है, 18 और 2 20, 20 में कितना जोड़ेंगे 25 हो जाए 5। 26 में 18 और 2 20 कितना जोड़े 6 जोड़े 26। कोबाल्ट 27, 18 और 2 20, 20 में कितना जोड़े 7। निकेल के लिए 18 और 2 20, 20 में कितना जोड़े कि 28 हो जाए 8। कॉपर के लिए 18 और 1 19, 19 में कितना जोड़े कि 29 हो जाए भाई 10, 3D 10। 30 के लिए जिंक है, 18 और 20, 20 में कितना जोड़े कि 30 हो जाए भाई 10 आएगा, कितना आएगा 10। तो भाई ये बात ध्यान ले लेना आप, इसके लिए और उसके लिए, क्रोमियम और कॉपर के लिए। इनमें 4s में 1 है, 4s में क्या है 1 है, और सबके अंदर 4s में 2 है, तो सबके अंदर 4s में 2 लिख के फिर आप उनका 3D लिख लो। फिर आपको इतना तो आता होगा सम करना, तो 18 और 20, 20 में कितना जोड़े 21 हो जाए 22 हो जाए। और ये आपके पास है जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सारे के सारे 3D एलिमेंट है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, निकेल, कॉपर और जिंक। और एक बात आप देना ध्यान कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, या तो कैसा वो फुल्ली फिल्ड हो या वो हाफ फिल्ड हो, या तो वो फुल्ली फिल्ड हो या क्या हो हाफ फिल्ड। कैसे भाई, अगर देखो P की बात करें आप, P के अंदर मान लो या तो P के अंदर 3 हो या P के अंदर 6 हो, तो वो स्टेबल रहता है। D की बात करें या तो D में 5 हो या D में 10 हो भाई, D में 5 हो या क्या D में क्या हो 10 हो, इसलिए वो क्या रहता है स्टेबल रहता है। क्या रहता है वो स्टेबल, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है, 3 का आधा 6 होता है। तो या तो वो फुल्ली फिल्ड में हो या हाफ फिल्ड में, तब वो कैसा होता है स्टेबल होता है। कैसा होता है स्टेबल आपके पास। इसी तरह जैसे मान लो S के अंदर तो मैक्सिमम 2 ही आते हैं, तब वो कैसा रहता है स्टेबल होता है। अब जैसे हमने पीछे क्यों हम जैसे देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जैसे एक तो ये बातें जानी भाई फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड की,
एक जैसे मान लो देखो, क्यों हम नियोन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के रूप में काउंट करते हैं भाई, 1s2 2s2 2p6 सारे के सारे फिलअप है भाई, सारे के सारे क्या है, फिलअप है, इसलिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है भाई। एस में जितने आते हैं 2 पूरा भरा हुआ है, एस में जितने आते हैं 2 पूरा भरा हुआ है, पी में 6 आते हैं पूरा भरा हुआ है। इसी तरह देखो ऐसे जिंक है, ये कैसा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि आर्गन 18 ये कैसा है, नोबल गैस, पीछे वाले हैं वो भी भरे हुए हैं 3d10 और 4s1, इसका मतलब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर। बट यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि 4s में 1 आ गया, इसके लिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता। बट यहाँ पे 3D पूरा भरा हुआ, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, 3D यहाँ तक की अच्छी बात थी, AR पूरा भरा हुआ 3D, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है S के अंदर, अगर S में 2 हो जाते तो स्टेबल बन जाते। बट ये एक बात वैसे अगर ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी के लिए किया गया है, ये इसकी स्टेबिलिटी के लिए किया गया था, नहीं तो आप गलती आप इसमें कैसे करते 3d9 4s2 ऐसे लिख देते, तो ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है 3d10 4s1 3d10 4s1, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 21 से लेकर 30 तक का। तो भाई हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लिया है 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो ये यूनिट आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट यूनिट आगे जो भी करेंगे वो आपके पास आएंगी, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप। थैंक यू।